नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेस इज इन न्यूज़ के एपिसोड 26 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महीने के मासिक संकलन की। इसमें हम क्या करते हैं तो महीने भर की 10 महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ 10 महत्वपूर्ण जगहों की भी बात विस्तार में करते हैं। हम इसकी बात कैसे करने वाले हैं तो हम इसकी बात MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं। आपको क्या करना है तो आपको मेरे साथ 7 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अंतिम में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आपको कहाँ बताना है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे आपके 7 क्वेश्चन सही हुए तो आपको क्या लिखना है 7/10 लिखना है। तो ऐसे हम क्या करते चलेंगे, पार्टिसिपेट करते हुए चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। देख लेते हैं सूचना क्या है। सूचना ये है कि RO की वैकेंसी आ गई है, UP RO की वैकेंसी आ गई है। इसी लिहाज से संस्कृति IAS लेकर आ रहा है आपके लिए RO का ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स फाउंडेशन होगा जिसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। यदि कोर्स की विशेषता की बात करें तो आपको 130 से अधिक कक्षाएं मिलेंगे। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी। कोर्स आपके लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा, जिसे आप असीमित बार तक देख सकते हैं। 15 टोटल टेस्ट होंगे आपके, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट शामिल होंगे। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फीस रखा गया है मात्र 4,999 रुपए। बैच 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। आप क्या कर सकते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से सुबह 8 बजे का या 4 बजे का टाइमिंग, शाम के 4 बजे का टाइमिंग आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आपको संस्कृति IAS के वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। पहली खबर कहां से है, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 और 23 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है। क्या कहा है कि हमें मौजूदा निगरानी प्रणाली को क्या करना है, मजबूत करना है। इसलिए क्या कहा जा रहा है तो म्यांमार की सीमा में 100 किलोमीटर की स्मार्ट बाड़ लगाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर में जातीय हिंसा का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ये मानती है कि वहाँ पर बाढ़ अच्छी तरीके से नहीं होने के कारण जो अनियमित प्रवासन हो रहा है म्यांमार से, उसके कारण भी ये जातीय हिंसा मणिपुर में बढ़ी है। ये विवाद चल रहा है। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करनी है। उसके बाद मेरे साथ सॉल्व करते हुए क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके कितने उत्तर इसमें से सही हुए हैं। प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि म्यांमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है कि म्यांमार की सीमा बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है। ये कथन 1 कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि इरावदी जो नदी है वो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में क्या बनाती है तो प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि भारत के 4 राज्य असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। ये प्रश्न पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए UPSC देते समय, UPSC का एग्जाम देते समय ये पीछे के शब्द आराम से पढ़ लीजिए कि सही है दिया है या सही नहीं है दिया है। तो क्या पूछा गया है आपसे, क्या सही है ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2, 3 ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देख लेते हैं पहला कथन क्या है कि म्यांमार की सीमा बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है। अगर यहाँ पे आप म्यांमार को देखेंगे, ये रहा म्यांमार। अब देख लेते हैं इसकी सीमा किससे किससे लगती है। तो देख लीजिए इंडिया से लगती है, भारत से लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है। यहाँ आप देखेंगे तो चीन से भी ये सीमा साझा करता है, लाओस से सीमा साझा करता है, थाईलैंड से भी सीमा साझा करता है। वहीं आपको इसके साउथ में बे ऑफ बंगाल का लोकेशन दिखाई देगा और अंडमान सी का लोकेशन दिखाई देगा। तो इतनी बातें हैं। इसके हिसाब से पहला कथन क्या हुआ, सही हुआ कि बांग्लादेश से भी लगती है, भारत से भी लगती है, चीन से भी लगती है, लाओस से भी लगती है और थाईलैंड से भी लगती है। मतलब आपका पहला कथन सही है। इस हिसाब से सबसे पहले आप चलिए एलिमिनेशन मेथड की तरफ। 1 सही है तो बस इसमें 1 नहीं है तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाता है। इरावदी नदी म्यांमार और थाईलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये कहा जा रहा है। इरावदी नदी
कहाँ पर है, बांग्लादेश में ही है। सबसे पहले ये ध्यान कर लीजिए। अगर इरावदी नदी की हम बात करें तो देख लीजिए ये है इरावदी नदी, जो माली और एन माई के संगम से बहती हुई कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको बांग्लादेश और म्यांमार के सीमा में दिखाई दे रही है क्या, तो ये म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा में नहीं पड़ती है, यानी हमारा दूसरा कथन क्या है, गलत है। दूसरा कथन आपका गलत है। कौन कौन से आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन गलत हो जाता है और डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ए उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आप तीसरा कथन भी देख लीजिए। तीसरा कथन क्या कह रहा है, ऐसा हम इसलिए एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं ताकि समय हमारा कम लगे। अगर आप तीसरे कथन को भी चेक करने चलते तो आप तीसरे कथन को भी याद करने के लिए चलते कि क्या पूछ रहा है, भारत के 4 राज्यों से सीमा लग रही है, तो आपको ये ध्यान करना पड़ता है कि म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। आपका काम आसान हो गया, आप एलिमिनेशन मेथड लगाए, आपका 2 कथन जो है वो गलत हो ही गया, तो आपका ए आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। तीसरे कथन को चेक कर लेते हैं। आइए, 4 राज्यों से सीमा लग रही है, किसकी किसकी बात की है, असम की बात की जा रही है, नागालैंड की बात की जा रही है, मणिपुर की बात की जा रही है और मिजोरम की बात की जा रही है। किससे किससे सीमा लगती है वो देख लेते हैं। तो ये रहा म्यांमार का लोकेशन। अब देख लीजिए किन किन राज्यों से सीमा लगती है, तो लगती है मिजोरम से, मणिपुर से लगती है, नागालैंड से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम से नहीं लगती है। किससे सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, लेकिन असम से नहीं लगती है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन सी में क्या गलत है, ऑप्शन 3 में क्या गलत है, तो असम नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, मतलब तीसरा कथन भी आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर क्या है, तो वर्ष 2023 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के किसे दिया गया है, तो जॉन फॉसे को दिया गया है। नॉर्वे की तरफ चलेंगे, पूरी बातें करेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखेंगे, नॉर्डिक कंट्रीज देखेंगे, बाल्टिक कंट्रीज देखेंगे, इसलिए ये पॉइंट आराम से ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्वे स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर स्थित देश है, पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है नॉर्वे की सीमा रूस, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क से लगती है। फिर क्या कह रहा है, बोथनिया की खाड़ी नॉर्वे को स्वीडन से अलग करती है, ये प्रश्न पूछा गया है। कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा गया है, केवल 1, केवल 2, सभी कथन सत्य है या कोई कथन सत्य नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देख लेते हैं नॉर्वे कहाँ है। नॉर्वे का डायरेक्शन ये है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि नॉर्वे जो देश है वो स्कैंडिनेविया का पार्ट है या नहीं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप की बात की गई है। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, वह भूभाग जो तीनों ओर से क्या हो, जल से घिरा हो। देख लीजिए स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो आते हैं स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जो है वो किस में आते हैं, तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीप कहाँ है, मतलब क्या होगा, तीनों तरफ आपकी वाटर बॉडीज होनी चाहिए। तो इस तरफ आपको क्या मिल जाएगा, तो नॉर्वेजियन सी दिखाई देगा, इस तरफ आपको नॉर्थ सी दिखाई देगा, इस तरफ आपको क्या दिखाई देगा, तो आर्कटिक सी दिखाई देगा। तो इन तीनों वाटर बॉडी के बीच में अवस्थित क्या है, तो नॉर्वे का लोकेशन आपको दिखाई देगा। नॉर्वे के अतिरिक्त कौन कौन से देश जो है वो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और डेनमार्क आता है। वही हम बात करें नॉर्डिक कंट्रीज की, तो ये तीनों तो आते हैं, साथ में आपका एक और देश आता है, कौन सा, फिनलैंड, और दूसरा एक और देश आता है आइसलैंड। मतलब अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ की, तो उसमें आप 2 देश जोड़ दें, कौन सा, आइसलैंड, और दूसरा फिनलैंड जोड़ दें, तो आपका क्या बन जाएगा, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ बन जाएगा। याद रखिएगा स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ में 3 कंट्रीज़ आते हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। वहीं हम बात करें नॉर्डिक कंट्री के, तो आपके 5 कंट्रीज़ आते हैं। कौन कौन से हो गए, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तो है ही, साथ में आपका आइसलैंड और फिनलैंड भी जुड़ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बाल्टिक कंट्रीज़ की, तो बाल्टिक कंट्रीज़ में ये 3 कंट्रीज़ आ जाते हैं। अगर नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में देखें तो सबसे पहले इस्टोनेशिया पड़ेगा, फिर लातविया पड़ेगा, फिर लिथुआनिया पड़ेगा। तो ये 3 देश किस में आते हैं, तो बाल्टिक नेशंस में आते हैं। अब क्या कहा जा रहा था कि नॉर्वे जो है वो किसका पार्ट है, स्कैंडिनेविया कंट्री का पार्ट है। तो पहला कथन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है कि पहला कथन आपका सही है।
तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, सही है की बात की गई है। अब कह रहा है कि नॉर्वे की सीमा रूस, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क से लगती है। तो देख लेते हैं कि इनकी सीमा किन किन देशों से लगती है। तो देख लीजिए, ये रहा नॉर्वे, तो ये किससे किससे सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा, तो स्वीडन से सीमा साझा करता है। यहाँ आप देखेंगे तो फिनलैंड से सीमा साझा करता है, और यहाँ आप देखेंगे ऊपर का इलाका उत्तरी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा कि ये रशिया से भी सीमा साझा करता है। लेकिन ये डेनमार्क से सीमा साझा करता है क्या, तो नहीं करता है। 3 देशों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश है, तो स्वीडन है, फिनलैंड है और रशिया है। इन 3 देशों से नॉर्वे सीमा साझा करता है। मतलब आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। वही हम बात करें बोथनिया की खाड़ी की, तो वो नॉर्वे और स्वीडन के बीच में मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो देख लीजिए आप, ये है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी किन किन देशों के बीच में है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में मिलेगा, ना कि नॉर्वे और किसके बीच में, फिनलैंड के बीच में मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, इधर बोथनिया की खाड़ी है और इधर क्या है, इधर क्या है, तो आपका फिनलैंड है। तो आपकी बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में हुई, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में हुई। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ये ऑप्शन भी गलत है, यानी केवल एक सही है। तो इसका उत्तर ए आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं किसकी, अगले खबर की। अगला खबर कहाँ से है, तो नागोर्नो काराबाग को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा था, तो अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा था। अजरबैजान ने इस पर कब्जा कर लिया है। याद रखिएगा कि आर्मेनिया में कौन लोग निवास करते हैं, तो ईसाई मूल के लोग निवास करते हैं, जबकि अजरबैजान में इस्लाम मूल के लोग निवास करते हैं। नागोर्नो काराबाख में ईसाई मूल के लोग निवास करते हैं, लेकिन वो किसके कब्जे में है, तो अजरबैजान के कब्जे में है। अभी दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। क्यों स्टैंड ऑफ हुआ था, क्योंकि अजरबैजान ने कहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया था, नागोर्नो काराबाख में मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया था। ये आरोप लगाते हुए आर्मेनिया कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र अजरबैजान के क्षेत्र में है। देख लेंगे अभी कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर रहते हैं आर्मेनियाई मूल के लोग, लेकिन इस पर कब्जा किनका है, तो अजरबैजान का इन पर कब्जा है। इसकी बात हमने विस्तार से की है, नागोर्नो काराबाख की बात की है हमने, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इसका एपिसोड देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आज की प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है, नागोर्नो काराबाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद का एक प्रमुख कारण है। तो ये तो मैंने बताया ही आपको, तो ये कथन आपका सही है। वहीं चलते हैं, वर्तमान में इस क्षेत्र पर आर्मेनिया का अधिकार है, तो नहीं, इस पर किसका अधिकार है, तो अजरबैजान का अधिकार है। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी किसकी ओर है, तो अजरबैजान की तरफ है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, नागोर्नो काराबाख की सीमा ईरान से लगती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये है नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र, ये किसके पास है, तो अजरबैजान के पास है। क्या इसकी सीमा ईरान से लगती है क्या, और डिटेल में देख लेते हैं। ये रहा ईरान, ये रहा अजरबैजान, बिल्कुल लैंडलॉक। इसकी सीमा ईरान से लग रही है क्या, तो नहीं लग रही है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन क्या पूछा गया प्रश्न आपसे, कौन सा सही नहीं है। ये इन शब्दों पे आराम से गौर करते चलना है कि यहाँ ये पूछा गया है कि क्या सही नहीं है। एग्ज़ाम के प्रेशर में हम ये सारी चीज़ें छोड़ जाती है, हमसे छूट जाती है कि क्या लिखा हुआ है पीछे। तो क्या लिखा है, सही नहीं है। तो 2 और 3 सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए सही वाला ऑप्शन भी दिया रहता है कि कौन सा उत्तर सही है। तो आप जल्दीबाजी में ए लगा के आ जाएंगे, तो इसका उत्तर क्या है, बी है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर क्या है, 11 अक्टूबर 2023 को कोलंबो कहाँ है, तो श्रीलंका में है। इसकी सबसे बड़ी सिटी है, ये याद रखिएगा, में हुई 23वीं मंत्रिपरिषदीय बैठक किस लिए हुई है, श्रीलंका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात की जा रही है, यानी IORA की बात की जा रही है।
IORA क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। कितने कंट्रीज़ हैं? तो 23 कंट्रीज़ हैं और साथ में इसके सदस्य कंट्रीज़ 23 है, साथ में संवाद भागीदार कितने हैं? तो 11 है। अगर डिटेल में देखेंगे तो देख लीजिए, ये जो है ये रीजन जो है पूरा किसके अंतर्गत आता है? तो IORA के अंतर्गत आता है। कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो देखिए, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्री, ये रहे अफ्रीका और ये रहे मिडिल ईस्ट कंट्री। साथ में आपको साउथ एशिया के कंट्रीज़ दिखाई देंगे, जैसे भारत हो गया। साथ में आपको ईस्ट एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ दिखाई देंगे, ये हो गया तो आपका साउथ ईस्ट एशिया। और साथ में पैसिफिक के भी कुछ कंट्रीज़ आपको IORA में देखने को मिलेंगे। खबर ये थी कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वर्ष 2023 से लेकर 25 तक इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो श्रीलंका को दी गई है। प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। श्रीलंका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्चा तीवू द्वीप की बात की जा रही है। कच्चा तीवू द्वीप रिसेंटली चर्चा में रहा था, इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद में इसका जिक्र किया था। कच्चा तीवू द्वीप जो है वो पाक जलडमरू में स्थित एक निर्जन सा द्वीप है जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। दूसरा कथन कह रहा है पाक जलडमरू यानी पाक स्टेट की बात की जा रही है। पाक खाड़ी को बंगाल खाड़ी से जोड़ता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए कच्चा तीवू द्वीप कहाँ है, पहले ये देख लेते हैं। कच्चा तीवू द्वीप यहाँ है। कच्चा तीवू द्वीप पाक स्टेट में स्थित क्या है? एक निर्जन सा द्वीप है जिसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही हुआ है। पाक स्टेट क्या होता है? एक सकरा जल निकाय होता है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा होता है और दो भूभाग को अलग कर रहा होता है। तो पाक स्टेट क्या कर रहा है? तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आराम से देख लीजिए, आपको यहाँ पे पाक स्टेट देखने को मिलेगा। जो किसी से देख लेते हैं डिटेल में। पाक स्टेट क्या करता है? ये रहा पाक स्टेट। इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? बे ऑफ बंगाल का लोकेशन मिल जाएगा और साथ में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? पाक बे दिखाई दे रहा है। तो पाक स्टेट क्या करता है? तो बे ऑफ बंगाल को किससे जोड़ने का काम कर रहा है? तो पाक की खाड़ी से जोड़ने का काम कर रहा है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा था कच्चा तीवू द्वीप जो है वो निर्जन सा द्वीप है और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि पाक स्टेट जो है वो पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा था। तो दोनों कथन सही है। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन हो जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर ये कह रहा है कि कर्नाटक के कई हिस्सों में लोगों को हरित सूखे का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में एक केंद्र की टीम गई थी सर्वे करने के लिए। तो स्टेट ने क्या किया है? निवेदन किया है सेंट्रल टीम को, जो टूर करने आए थे, किसका? कर्नाटक का टूर करने आए थे, उनसे कहा क्या किया है? आग्रह किया है कि आप वर्षा जल की कमी के बारे में अच्छे से पता लगाइए। ये मत देखिए कि फसल पूरे हरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जल की कमी नहीं है। हरित सूखा क्या होता है? हरित सूखा उसे कहा जाता है जैसे आपको फसल हरे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पानी कम है। वो फसल हरे हैं जब तक मिट्टी में नमी मौजूद है। जैसे ही मिट्टी में नमी खत्म हो जाएगी वैसे ही वो सारे फसल क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। इसे ही क्या कहा जाता है? हरित सूखा कहा जाता है। जो फसल हरे भरे दिखाई दे रहे हैं यानी हरित, और सूखा का मतलब क्या हुआ कि थोड़े दिनों में वो क्या हो जाएंगे? सूखे का शिकार हो जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है। तो चलते हैं प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, पहला कथन ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक की सीमा सिर्फ 5 राज्यों से लगती है। देख लेते हैं कर्नाटक की सीमा किन राज्यों से लगती है। ये रहा कर्नाटक, ठीक है। आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, यहाँ चलेंगे तो तमिलनाडु से लगती है, केरल से लगती है और साथ में गोवा से लगती है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। कथन क्या कह रहा था कि 5 राज्यों से लगती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, पूछा गया है कौन सा सही है, तो आपका एक कथन गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए। कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं।
आगे क्या कह रहा है, यह भारत में टाइगर रिजर्व की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न, आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न, आपसे ये पूछ रहा है कि कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं और ये सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य है, ये पूछा जा रहा है। देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 7 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है वो देख लीजिए। तो आपको कान्हा मिल जाएगा, सतपुड़ा मिल जाएगा, पेंच मिल जाएगा, साथ में बांधवगढ़ मिल जाएगा, संजय मिल जाएगा। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। साथ में आपको पन्ना मिल जाएगा और साथ में एक और आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो रिसेंटली घोषित किया गया है। तो इसके नंबर्स कितने हैं, 7 है। तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। अब कर्नाटक में कितने हैं वो देख लेते हैं। कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं देखिए, आपको यहाँ पे अंसी डांडेली टाइगर रिजर्व दिखाई देगा, भद्रा टाइगर रिजर्व दिखाई देगा, साथ में आपको यहाँ पे बीआरटी यानी बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व दिखाई देगा, साथ में आपको नागरहोल और बांदीपुर ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे कितने हैं, 5 टाइगर रिजर्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। तो इस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर कहाँ से है वो देख लेते हैं। अगली खबर है केरल की। केरल के कासरगोड जिले की बात की जा रही है। केरल के कासरगोड जिले के बेकाल किले में राज्य का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारवां पार्क स्थापित किया गया है, ये खबर है। चलते हैं प्रश्न की तरफ कि प्रश्न क्या कह रहा है। केरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है, केरल में स्थित अन्नामुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देख लेते हैं, ये रहा अन्नामुडी का लोकेशन और ये क्या है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर की है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस हिसाब से आपका कथन 1 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, भरत पूजा जो नदी है वो केरल की सबसे लंबी नदी है। देख लेते हैं केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, ना कि भरत पूजा नदी। यानी आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, तो गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है, तो जो दूसरे वाले ऑप्शन में दिए हैं वो काट दीजिए। तो इससे आपका 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आपको तीसरा कथन अगर नहीं भी पता है तो भी आप ऐसे प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। मैं इतने आराम से प्रश्न इसलिए सॉल्व कराती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच कैसा रखना है। देखिए पहला कथन तो सही है। तीसरे कथन की तरफ चलते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व ये पूछा गया है। अब आपको पता तो चल ही रहा है कि यह कथन गलत है, तो एकमात्र टाइगर रिजर्व पेरियार नहीं है। तो दूसरा कौन सा है वो देख लेते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा परम्बिकुलम, आपको यहाँ पे टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। पेरियार के अलावा ये भी टाइगर रिजर्व कहाँ मौजूद है, तो केरल में मौजूद है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, केवल 1 जो है वो आपका सही उत्तर होगा, यानी ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर इजराइल और हमास की है। हमास और इजराइल इस महीने की टॉप न्यूज़ रही है। जैसे कि आपको पता है कि हमास ने किस पर आक्रमण किया, सबसे पहले इजराइल के ऊपर। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक किया। अब दोनों विभिन्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान और ईरान जैसे देश भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे के कारण इस महीने और 2024 की परीक्षा के लिहाज से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि भूमध्य सागर के तट पर क्या बात की जा रही है, तो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित गोलान हाइट्स को इजराइल ने वर्ष 1967 युद्ध में सीरिया से छीन लिया था, ये कहा जा रहा है। देखिए गोलान हाइट्स कहाँ है वो देख लेते हैं। ये रहा गोलान हाइट्स, जो किन किन के बीच अवस्थित है, तो सीरिया और इजराइल के बीच में अवस्थित है। ये
किससे सीमा साझा कर रहा है, कहा जा रहा है, तो भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहा है। ये दोनों के बीच में अवस्थित है और ये भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता है। किन दोनों के बीच में है, तो सीरिया और इजराइल के बीच में है। 1967 में जब 6 डेज वॉर हुआ था तब क्या किया था, इजराइल ने सीरिया से ये क्षेत्र छीन लिया था। मैक्सिमम जो कंट्रोल है गोलान हाइट्स का वो किसके पास है, तो इजराइल के पास है। कुछ क्षेत्र में यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है जो यहाँ का सुपरविजन करती है और अल्टीमेटली ये किसके पास है, तो इजराइल के पास है। इजराइल के लिए गोलान हाइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इससे क्या कर सकता है इजराइल, तो अपने देश की भी और सीरिया दोनों की सुपरविजन कर सकता है। इसलिए भू राजनीतिक लिहाज से क्या है, गोलान हाइट्स इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये गोलान हाइट्स का प्रश्न कहाँ पूछा जा चुका है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि किन दोनों देशों के बीच में विवाद है। तो आपको विवाद देखने को मिलेगा इजराइल और सीरिया के बीच में। याद रखिएगा कि ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है। देख लेते हैं, ये वाला कथन तो बिल्कुल सही था, लेकिन आगे वाला जो कथन है वहाँ हो गई है गलती। तो ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला कथन कह रहा है कि मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रतिवर्ष विश्व के किसी भी अन्य सागर की तुलना में मृत सागर में डूबने के कारण अधिक लोगों की मृत्यु होती है, ये कहा जा रहा है। मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दूसरे सागरों की तुलना में ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है डूबने की वजह से, ये कथन कह रहा है। डेड सी को डेड सी क्यों कहा जाता है, डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सैलिनिटी यानी लवणता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई भी एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, वो निवास नहीं कर सकती है। इसकी इतनी ज़्यादा लवणता होती है। ठीक है, अगर हम मृत सागर की बात करें तो यहाँ पर सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे अगर आप किसी को फेंक देंगे तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा, यानी इसमें कोई भी चीज़ कोई भी आदमी डूब नहीं सकता। मृत सागर जो है सैलिनिटी के कारण इसमें ये सारे फीचर्स देखे जाते हैं। सैलिनिटी क्यों इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे अवस्थित है। साथ में यहाँ पे क्या होता है, इवापोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। साथ में इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फीचर्स देखे जाते हैं कि यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिंदा नहीं रह सकता और इसमें कोई भी आदमी डूब नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका 2 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं तीसरे कथन की। जॉर्डन नदी जो है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। देख लेते हैं, ये है जॉर्डन नदी, ये रहा इजराइल और ये रहा जॉर्डन। जॉर्डन नदी के नाम पे ही नाम पड़ा है किसका, जॉर्डन का पड़ा है। ये रहा डेड सी का लोकेशन। जॉर्डन नदी किन किन देशों के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है, तो इजराइल के बीच और किसके बीच में, जॉर्डन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन 3 सही है। क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 3 सही है, 1 और 2 गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है, केवल 3। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती की सुरक्षा बहाल करने के लिए और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए किसे नेतृत्व प्रदान किया है, तो केन्या को नेतृत्व प्रदान किया गया है, ये खबर मिली है। हैती में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, हिंसा देखने को मिल रही है। तो यूएन ने क्या किया है कि केन्या को दे दिया है हैती को कि आप इसका क्या कीजिए, सुपरविजन कीजिए, आप इसकी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए, इनकी बुनियादी ढांचे की भी रक्षा कीजिए। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि हैती प्रशांत महासागर की हिस्पानियोला द्वीप पर स्थित है, ये कहा जा रहा है। देख लेते हैं, हैती जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो आपको इसके उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिखाई देगा। वहीं पूर्व की बात करें तो आपको कैरेबियन सी का लोकेशन दिखाई देगा और आपको दक्षिण में भी किसका लोकेशन दिखाई देगा, तो कैरेबियन सी का लोकेशन दिखाई देगा। तो अटलांटिक ओशन कहाँ, पैसिफिक ओशन कहाँ, तो पैसिफिक ओशन में नहीं, ये कहाँ पर है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के बीच में
आपको इसका लोकेशन दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि हैती की सीमा डोमिनिकन गणराज्य और जमैका से लगती है। देख लेते हैं किन से लगती है। तो आपको सिर्फ डोमिनिकन रिपब्लिक से इसकी सीमा लगती हुई दिखाई देगी, जमाइका से ये सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन 1 भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है। तो कौन सा सही है ये पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर कहाँ से है, तो अमेरिका ने इजराइल हमास के युद्ध में ईरान के शामिल, हमने यही बात की थी कि लेबनान, ईरान, हमास, इजराइल ये सब क्या हो जा रहे हैं, इस महीने के मुख्य खबर हो जा रहे हैं। अमेरिका ने क्या कहा है, तो इजराइल और हमास के युद्ध में ईरान के शामिल होने की आशंका जताई है। प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान की सीमा, यहाँ वर्ड दिया है केवल, वेलकम टू यूपीएससी। ये केवल, ही, ये सारे शब्द आपको बहुत अच्छे से मार्क करने हैं जब आप किसे देख रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ईरान की सीमा केवल इराक, तुर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। देख लेते हैं किनसे सीमा साझा करता है ईरान। ये रहा ईरान। तो आपको उत्तर में क्या दिखाई देगा, कैस्पियन सी का लोकेशन। फिर तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा तजाकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान में कन्फ्यूज़न होता है। ईरान तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तजाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नीचे पर्शियन गल्फ दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ओमान की खाड़ी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, तो हॉर्मोज स्टेट दिखाई देगा। इराक, तुर्की, अजरबैजान और अर्मेनिया के साथ सीमा साझा करता है। यानी किन किन देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, इराक, तुर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। क्या पूछा गया है, कौन सा सही है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। तो 1 आपका गलत है, तो 1 हो जाता है कैंसिल। सी, सभी कथन सही है, ये भी गलत हो जाता है। दूसरा देखिए, चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर ओमान की खाड़ी पर अवस्थित है। चेक कर लेते हैं कि चाबहार पोर्ट कहाँ है। चाबहार पोर्ट यहाँ है, देख लीजिए। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो आपको कहाँ दिखाई देगा, तो साउथ ईस्ट लोकेशन में दिखाई देगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा गल्फ ऑफ ओमान। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित है। और कहाँ पर अवस्थित है, तो ओमान की खाड़ी पर अवस्थित है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं, कथन 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। हॉर्मोज जल संधि ओमान की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। देख लेते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ मिल जाएगा। ये क्या करता है, तो पर्शियन गल्फ को जोड़ने का काम करता है ओमान, गल्फ ऑफ ओमान से, ना कि अरब सागर से। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, आपका हो जाता है गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल 2। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या कह रहा है, हांगकांग वर्ष 2024 में अपना राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून बनाएगा। नया अपना खुद का राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून कौन बनाएगा, तो हांगकांग बनाएगा। देख लेते हैं हांगकांग के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया है। हांगकांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि हांगकांग एक द्वीपीय देश है, इसकी स्थलीय सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हांगकांग जो है वो एक द्वीपीय देश है। अब चेक कर लेते हैं कि इसकी सीमा कहीं किसी देश से लगती है कि नहीं। तो आपको दिखाई कि ये रहा हांगकांग का लोकेशन और इसकी सीमा किससे लगती है, तो चाइना के मेनलैंड से लगती है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, शामचुन नदी जो है वो चीन और हांगकांग के बीच में सीमा बनाती है। तो देख लेते हैं, ये रही शामचुन नदी, ये क्या कर रही है, तो मेनलैंड और किसके बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है, हांगकांग के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं। हांगकांग पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था, वर्ष 1997 में इसे चीन को सौंप दिया गया। तो हांगकांग जो था वो पहले ब्रिटिश उपनिवेश था, ना कि फ्रांसीसी उपनिवेश था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो 1 और 3 गलत है और 2 सही है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है,
सही हो जाता है। आगे चलते हैं और आपको देते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के साथ आपको क्या करना होता है, जो कथन सही है बिल्कुल बढ़िया है, जो कथन गलत है तो क्यों गलत है ये आपको कहाँ बताना होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना होता है। अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है, हाल ही में तीस्ता नदी में आई बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, तो दक्षिणी लोनाक। GLOF का मतलब क्या हुआ, ग्लेशियर, लेक, आउटबर्स्ट, फ्लड है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन 2 में क्या कहा जा रहा है, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम राज्य के कांगसे ग्लेशियर के पास चारामू झील से होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, रंगीत जो है वो तीस्ता नदी के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, ये पूछा जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। केवल एक कथन सत्य है, दो कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य है या कोई कथन सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आज हमने अक्टूबर महीने के 10 प्रमुख खबरों की भी बात की है और 10 प्रमुख क्षेत्रों यानी जगहों की भी बात की है और साथ में प्रैक्टिस किया है। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपको साथ में जवाब देना है अभ्यास प्रश्न का। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।